नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम सलाह मशवरा में। हर बार की तरह हम आपको रूबरू कराते हैं देश के प्रदेश की जानी-मानी हस्ती से। आज हम बात करेंगे एक विशेष विषय पे, विशेष दिन की, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। तो आज के हमारे मेहमान हैं योग गुरु श्री अचल मेहरा जी। तो अचल जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम सलाह मशवरा में। अचल जी, आपकी पृष्ठभूमि में अगर जाएँ तो शुरुआत हुई मैरिट से, फिर उसके बाद आईआईएम अहमदाबाद में आप गए, फिर पेप्सी में रहे, फिर नेशनल ज्योग्राफी में रहे। सारे के सारे आप टॉप लेवल पर आपने उसको हेड किया, बंसल न्यूज़ को सेट आपने किया। फिर ये किस स्टेज पर आके आपको ऐसा लगा कि ये योग की तरफ आपका जो रुझान बढ़ा? ठीक है, आपका अपने रिसोर्स भी हैं, सब कुछ भी है, लेकिन योग की तरफ आपने ज़्यादा टाइम देना शुरू किया, उसकी तरफ ध्यान देना शुरू किया। इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ आप। तो मेरी पढ़ाई तो देखिए भोपाल में मैनेट में हुई, फिर उसके बाद मैंने आईआईएम अहमदाबाद में पढ़ाई करी। उसके बाद कॉर्पोरेट करियर में मेरा पेप्सी में काम करना हुआ। उसके बाद मैंने मीडिया में नेशनल ज्योग्राफिक और एएक्सएन में काम किया, जहाँ मैं सीईओ के पद पे था। फिर एक स्टेज आई लाइफ में जब मुझे लगा कि अब मैंने वो सब अचीव कर लिया जो मैं चाहता था। आपने बंसल न्यूज़ आप मिस कर रहे हैं, वो भी आपका सेट किया हुआ? बंसल न्यूज़ मैंने उसको बाद में सेट किया। जी, जी। लेकिन ये जब मैंने सर एक इतना कॉर्पोरेट करियर में काम किया, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अब मैं कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहता हूँ जो मेरे खुद के पैशन की हों। जी। क्योंकि आदमी 12 घंटा व्यवसाय में लगाता है, अगर वो चीज़ आपके मनपसंद हो तो फिर आपके 8 से 12 घंटे भी दिन के अच्छे गुज़रते हैं। बिल्कुल। तो मुझे बचपन से ही नेचर से प्रकृति से लगाव था, और बचपन से ही मैंने क्योंकि मैं एक योगाश्रम के बगल में ही रहता था भोपाल में, तो मैंने योग 74 बंगले में, हाँ, 74 बंगले हाँ में। 1464 14 तो मैंने भोपाल में ही योग की बेसिक प्रशिक्षण ले ली थी। हुँ। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें करूं जो मुझे वापस प्रकृति के पास ले जाएं, हुँ। और मैं योग की भी अपनी प्रैक्टिस खुद के लिए भी करता रहूं, और जो मुझे कुछ आता है वो मैं दूसरों को सिखाता भी रहूं। ये तारीफ़ की बात है सर, वरना लोग तो योग तब शुरू करते हैं जब ओवरवेट हो जाते हैं या डॉक्टर उनको सजेस्ट करता है कि साहब अब आप को योग ही बचा सकता है या दवाई बचा सकती नहीं, है। मैंने एज अ प्रिवेंटिव उसको किया, हाँ। ताकि मैं अपने स्वास्थ्य का भी जी, पूरा जी। पूरा ख्याल रख सकूं, बिकॉज मेरे को अल्टीमेटली लगता है कि आदमी का सबसे बड़ी पूंजी जो है वो उसका स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य। आप सारी चीज़ें एक बार लूज कर सकते हो और फिर वापस ला सकते हो, लेकिन स्वास्थ्य को लूज करके फिर वापस लाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मुझे लगता है सबसे बड़ी पूंजी आदमी की स्वास्थ्य है, उस पर हमें प्राइमरी फोकस रखना चाहिए। मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा, योग का भी कोई शाब्दिक अर्थ होता है उसका? हाँ, योग का मतलब होता है, अगर आप अंग्रेजी में बोलें तो यूनियन, या योग हिंदी में युज वर्ड से आता है, तो युज का मतलब होता है जुड़ना। तो हमारे अध्यात्म का मानना है कि आत्मा और परमात्मा दो अलग चीज़ें नहीं है, वो एक ही चीज़ है, लेकिन क्योंकि हम में अहंकार है, हम में अहम है, हम में ईगो है, इसलिए हम अपने आप को अपने चारों तरफ जो प्रकृति है या चारों तरफ जो परमात्मा है उससे हम अपने आप को पृथक मानते हैं। योग की जो बेसिक डेफिनेशन है वो योग चित्त वृत्ति निरोधम, यानी जो आपके माइंड में, आपकी कॉन्शियस में जो वृत्तियां हैं, जो फ्लक्चुएशंस हैं, जब वो रुक जाते हैं तो एक स्टेट ऑफ माइंड आती है जब आप एकदम, आपके अंदर अहम भी नहीं बचता है, तो आप अपने आप को, सारी एनर्जी आपके चारों तरफ जो है उससे जुड़ा हुआ समझते हैं। तो योग का जो एक मतलब है वो उस जुड़ना, मतलब आपको वो एक तरह से अपना अहंकार कंप्लीटली आपका खत्म हो गया तो आप सब चीज़ों से जुड़ गए। तो योग का असली मतलब तो ये है। और दूसरा जो मेडिटेशन जो बात करते हैं, मेडिटेशन और योगा, उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है या दोनों एक ही चीज़ों में सम्मिलित हैं? क्या है वो? देखिए, योग पूरा एक अष्टांग है, जो योग पतंजलि ने जो योग की परिभाषा दी है और योग को जो उन्होंने व्याख्यान किया है, करीब 300 बीसी में उन्होंने अपना जो ग्रंथ लिखा था, जी। योग सूत्र, जो आज तक भी सबसे ऑथेंटिक ग्रंथ माना जाता है योग पे। तो उसके हिसाब से उन्होंने योग को 8 भागों में डिवाइड किया जी। था। तो जैसे पहला हो गया बहिरंग योग, मतलब यम और नियम जिसे हम बोलते हैं। यम का मतलब होता है कि हम समाज से कैसे जुड़े हुए हैं। जी। जैसे फॉर एग्जांपल यम उन्होंने 5 गिनाए: सत्य, अहिंसा,
अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इन सारी चीज़ों से हम समाज से जुड़े हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें हमारी समाज से जो जुड़ाव है, ये इसमें अगर हमारा सुलझाव नहीं है, जी। तो हम अपनी आंतरिक जर्नी और आंतरिक यात्रा कभी ठीक से स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें ये सारे प्रिंसिपल्स जो हैं इनको फॉलो करना चाहिए और उनको जैसे सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा को प्रैक्टिस करना चाहिए। जी, तो इससे हम बाहर की समाज से जो हमारा जुड़ाव, इससे हम एक जुड़ाव भी तरह मिलेगा, फ्री हो जाएंगे, ताकि सम्मान भी हम अपनी मिलेगा। आंतरिक जर्नी स्टार्ट करें। तो योग हमारा ये पूरा, इस प्रक्रिया को योग बोलते हैं, लेकिन इसका जो फल है वो ध्यान ध्यान और समाधि में है, वो मेडिटेशन में है। और फिर समाधि तो एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड है जो बुद्ध को प्राप्त होती है। तो ये पूरे अष्टांग है, 8 अंग हैं योग के, जिसको पूरी चीज को योग कहा जाता है। जो पूरे 8 आपने उसको भागों में उसको विभाजित किया, इसमें शुरू के तो जो नियम वाली बात आ गई वो ठीक है, बाकी जो योग और जो साधना है, उसमें लगभग कितना समय प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन देना चाहिए? योग में मेडिटेशन जो है वो तो एक तरह से हमको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहिए। मतलब ध्यान का मतलब ये होता है, जो भी आप करें वो पूरी समग्र एनर्जी उसी चीज में हो। मान लीजिए मैं आपके सामने अभी आके यहाँ शेर खड़ा हो जाए, तो आपको योग उसी समय फलित इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपकी पूरी एनर्जी जो है वो केवल उसी चीज पे फोकस्ड हो जाएगी। आप ये नहीं सोचोगे कि आज स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है या आज कहीं कुछ और, आप उस क्षण में कंप्लीट हो जाओगे। लेकिन उन सब चीज़ों को, एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड को प्राप्त करने के लिए आपको शरीर पे भी काम करना पड़ेगा। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आपका शरीर स्थिर नहीं हो पाता है, तो आपका मन कैसे स्थिर होगा। इसीलिए जो योग में आसन जो है वो पहले आता है, उसके बाद फिर प्राणायाम आता है, उसके बाद धारणा, ध्यान, समाधि आता है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जो आदमी है वो एक तरह से हम उसको बोलते हैं साइकोसोमेटिक है। यानी मन जो हमारा है वो हमारा सूक्ष्म शरीर है, और जो शरीर है वो स्थूल मन है एक तरह से। तो मन और शरीर दोनों एक दूसरे से के ही दो हिस्से हैं। जैसे कॉइन के दो हिस्से होते हैं, एक तरफ मन, एक तरफ शरीर। तो ये इस तरह, तो ये दोनों जुड़े हुए हैं। इसीलिए सारी चीज़ों को पे हमें काम करना पड़ता है। और अष्टांग में एक तरह से जब पतंजलि ने उसको डिस्क्राइब किया, तो इसका एक मतलब पूरा क्रोनोलॉजिकल नहीं था कि पहले आप आसन करें, लेकिन उसका था कि 8 अंग हैं, धीरे धीरे जैसे एक एक अंग में हमारी सिद्धि होती जाएगी, तो हम अपने जो फाइनल गोल है समाधि का, उसकी तरफ हम बढ़ते जाएंगे। जब भी आप पतंजलि का वर्ड यूज करते हैं तो एक वो बाबा रामदेव व पतंजलि से हम उसे जोड़ लेते हैं, क्या हम उसे जोड़ सकते हैं, या पतंजलि जो नहीं आप कहना चाह रहे हैं वो बेसिकली है क्या? नहीं, पतंजलि योग और ग्रामर के एक बहुत बड़े संत हुए हैं। करीब 300 साल पूर्व उनका एग्जिस्टेंस माना गया है। उन्होंने पूरी जो योग की, जो हमारे उपनिषद में और हमारे वेदों में जो योग के बारे में था, उन सब चीज़ को उन्होंने कोडिफाई करके 192 सूत्रों में लिखा। और वो 192 सूत्र जो हैं वो हमको अपनी समाधि, अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ ले जाने की एक पूरी प्रोसेस बताते हैं। अगर योग की बात की जाए तो 15-20 सालों में ये सबके जहन में उतरा और इतने तेजी से आगे बढ़ा, बढ़ते बढ़ते ये पूरा विश्व में प्रसिद्ध हो गया। इसका श्रेय किसको जाता है इतने कम समय में इतने पूरे ग्लोबली इसको पहुंचाने में? तो ये भारत के आध्यात्म का जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है, उसका श्रेय काफ़ी लोगों को जाता है। जब पहली बार विवेकानंद अमेरिका गए, तो उन्होंने भारत के आध्यात्म और योग से लोगों को परिचित कराया। उसके बाद भी बहुत बड़े-बड़े संत हुए हैं जो बाहर गए, जैसे जे कृष्णमूर्ति हुए, उनका एक ग्लोबल ऑडियंस बना। भोपाल के पास जन्म हुए ओशो, वो विश्व प्रसिद्ध हैं। उन्होंने आध्यात्म को बहुत बड़ा एक स्वरूप दुनिया में दिया। महेश योगी थे, वो भी जबलपुर के ही थे। तो उन्होंने भी भारत के आध्यात्म को बाहर ले गया। लेकिन जो आसन की जो प्रैक्टिस है, उसको बीकेएस अयंगर एक बहुत बड़े योग के गुरु हुए हैं। तो वो उन्होंने उसको ग्लोबलाइज किया। और उसके अलावा जो हिंदुस्तान में और भी योग के स्कूल हैं, जैसे मैसूर स्कूल हो गया या ऋषिकेश एक सेंटर हो गया, यहाँ से योग का ग्लोबलाइजेशन काफ़ी चालू हुआ। और इसका महत्व समझ के पहले विदेश ने, और आप कह सकते हो वेस्ट ने, इसको अडॉप्ट किया और इसको एक स्ट्रक्चर्ड स्वरूप दिया। मतलब योगा की एक क्लास कैसी होनी चाहिए, योगा का स्टूडियो कैसे होना चाहिए, इसका श्रेय एक्चुअली अमेरिका को जाता है।
क्योंकि अमेरिका में शहर शहर में ये योग की क्लासेस होने लगी और इस योगा के स्टूडियोज खुल गए और योग को एक व्यवसाय की तरह वहाँ पे लोगों ने लिया। आज भी अमेरिका में रोज करीब 5 करोड़ लोग हैं उनकी टोटल पॉपुलेशन का, जो रोज योग को प्रैक्टिस करते हैं। तो जब एक बार विदेश में ये प्रचलित हो गया, उसके बाद जो भारत में है इसका प्रचलन एज ए स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस बाद में आया। भारत में भी जैसे अब बाबा रामदेव हैं, उन्होंने भी योग क्लासेस करके इसका प्रचलन किया। जी। तो धीरे धीरे जब लोगों ने यहाँ पे भी देखा कि विदेश में ये इसको इतना इम्पोर्टेंस मिल रहा है, तो ये कोई एक इम्पोर्टेंट चीज़ होगी। पहले हमारे यहाँ पे ये सोचा जाता था योग तो एक फ्री चीज़ है, जो किसी भी मंदिर में जाओ, कहीं कोई बाबा से सीख लो। लेकिन आज ऐसा है कि योग के लिए लोग 1000 से 2000 3000 रुपए भी बॉम्बे में एक क्लास का देते हैं। एक क्लास का 1000 से 2 पर्सनल क्लासेस का और भी ज़्यादा चार्जेस देने लगे हैं, क्योंकि उनको इसका महत्व समझ में आ गया, जी। इसकी इम्पोर्टेंस समझ में इसकी आ गई। टेक्नोलॉजी के साथ हाँ। अगर आप करते हैं तो उसके फायदे ज्यादा होंगे। करेक्ट। जितना अहम योगा है, योगा में टाइम देना है और मेडिटेशन करना है, एकाग्रचित्त होकर करना, उसके बाद जो दिन भर की जो अपना रूटीन रहता है, उसमें जैसे अगर खाने का रूटीन है तो उसका भी कोई कॉम्बिनेशन इसके साथ रहता है क्या? जो आपने दिन भर, अगर आपने आधा घंटा अगर मेहनत की है तो दिन भर के जो खान पान है उस पर भी कुछ ध्यान रखना चाहिए। आहार का मतलब केवल खाने से नहीं है, बट जो आप जिस तरह की हवा ले रहे हैं या जिस तरह का आप चीज़ें सुन रहे हैं चारों तरफ से, तो आप किस तरह की चीज़ें देख रहे हैं, किस तरह की चीज़ें सुन रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे शरीर को एक शुद्धि देती हैं। तो खाना भी ऐसा होना चाहिए जिससे कि आपका शरीर लाइट फील करे। हमारे शरीर में खाने से 3 चीज़ों की उत्पत्ति हो सकती है, तमस की, रजस की और सत्व की। ये हमारे 3 गुण कहे गए हैं। तो तमस जो है, जो तमस यानी आलस पैदा करने वाला, रजस है वो थोड़ी ऊर्जा देता है, लेकिन सात्विक फूड या सत्व जो है वो ऐसा चीज़ है जो हमको एक लाइटनेस देता है। तो खान पान बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आजकल तो बहुत ज़्यादा शोध हो रही है कि किस तरह का खाना होना चाहिए, विदेशों में भी हो रही है और धीरे धीरे लोग इस रिसर्च से इस पे आ रहे हैं कि प्लांट बेस्ड यानी वेजिटेरियन फूड है वो शरीर के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। तो उसमें भी कैसे आपको राइट क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन मिल पाए, राइट क्वांटिटी ऑफ फैट मिल पाए, राइट क्वांटिटी ऑफ फाइबर और कार्बोहाइड्रेट मिल पाए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ये इसमें कहीं ना कहीं जैसे जितनी अगर मैं प्रोटीन फैट और उसकी बात करूंगा, तो अगर हम कहें कि साहब प्रोटीन में अगर हमारे को शौकीन है नॉन वेजिटेरियन के, तो क्या आप उसे अलाउ करेंगे किसी को नॉन वेज लेना? देखिए, योग में ये ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई बंदिशें दी गई हैं। योग कहता है कि आप जो करना चाहें वो आप करें, लेकिन अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ें करने से ज़्यादा आनंद की प्राप्ति हो रही है तो आपको कि वो चीज़ें अपने आप छूटने लगी। मान लीजिए आप कभी अपने शरीर के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं कि लाइट खाने का, और उसमें आपको स्वयं लगता है, फील होता है कि आपका शरीर लाइट फील कर रहा है, तो हो सकता है आप खाने को अपने खाने में स्वयं ही वो बदलाव ले आए। तो ऐसी कोई बंदिशें नहीं है, बट जैसा किसी महात्मा ने एक बार कहा है कि मैं छोटे नशे को बंद करने के लिए नहीं करता, लेकिन मैं आपको एक बड़ा नशा जो ईश्वर का नशा है या जो परमात्मा से या प्रकृति से जुड़ने का नशा है, वो बड़ा नशा दे दूंगा तो छोटा नशा आपका अपने आप बंद हो जाएगा। अपने आप बंद हो जाएगा। तो चलिए सर, बहुत सारी आपसे बातें करनी है और यहाँ लेते हैं हम अपना छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है हमारे कार्यक्रम सलाह मशवरा में। जब आप बीमार पड़ते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं तो एलोपैथिक वाले डॉक्टर भी दवा तो लिख देते हैं, फिर धीरे से लिख देते हैं कि साहब आप प्राणायाम कर लो, योगा कर लो, एक्सरसाइज कर लो। खास तौर पे डायबिटीज, यूरिक एसिड, ब्लड प्रेशर, इस तरह की जो बीमारियां होती हैं, हार्ट की होती हैं, तो वो उस पर ये भी एक प्रेस्क्राइब कर देते हैं कि आपको योगा करना। तो अगर सर आप तो हर तरह का योग आसन सब कुछ करते हैं, लोगों को सिखाते भी हैं, दिखाते भी हैं, अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें तो आप कौन से आसन ऐसे हैं जो उसे स्पेसिफिकली करने चाहिए? आदमी 1 मिनट में 16 बार सांस लेता है। जी। अगर वही प्रक्रिया को हम 16 से धीरे-धीरे करके 6 बार या 10 बार कर लें, जी। तो उससे हमारी सांस लेने की गति धीमी हो जाएगी। सांस लेने की गति धीमी होने के साथ-साथ हमारी हार्ट बीट धीमी हो जाएगी और हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा-सा गिर जाएगा। गिर जाए। तो प्राणायाम है, जैसे कि जिसे हम अनुलोम-विलोम प्राणायाम कहते हैं। अगर वो रेगुलरली आप प्रैक्टिस करें तो आपको ब्लड प्रेशर में हमेशा उससे बेनिफिट ये मिलेगा। उस वाले केस में जब बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर जी, रहता है। बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है और और आपको तुरंत रिलीफ चाहिए, तो आप उसको रेगुलर आप करें, ओके। तो आपको उसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर इसके मिलेगा। अपोजिट अगर ब्लड प्रेशर अगर लो है, उस केस में ब्लड प्रेशर लो है तो देखिए उसमें आपको कार्डियो एक्सरसाइजेस करनी पड़े। मान लीजिए आप सन सैल्यूटेशन करते हैं, आपके रक्त संचार की गति बढ़ जाएगी और आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा-सा इम्प्रूव हो जाएगा। इम्प्रूव। लेकिन जैसे आपने जो अभी इसके बारे में भी बात करी, आप अपने शरीर को एक नेटवर्क की तरह माने कि आपके शरीर के अंदर एक पाइप का नेटवर्क है ना? शरीर के आपके एक पाइप का नेटवर्क। अब पाइप के अंदर से जैसे पानी जाता है या आपके यहाँ रक्त जा रहा है, जो उसका प्रेशर बन रहा है, उसी को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब मान लीजिए आपने यही पाइप का नेटवर्क को थोड़ा-सा स्ट्रेच कर लिया, स्ट्रेच कर दिया, तो अपने आप अंदर आपका उसका जो प्रेशर है वो कम हो कम हो जाएगा। जाएगा। तो जो भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती हैं, उससे अगर आप रेगुलर करते हैं तो आप एक तरह से अपने पाइप के नेटवर्क को थोड़ा स्ट्रेच कर रहे हैं। बिल्कुल। तो फिजिक्स के लॉ की तरह वो भी उससे आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा कम होगा। हाँ, योग में हमेशा जो फॉरवर्ड बेंड एक्सरसाइजेज कही जाती हैं, जी। जैसे उत्तानासन या पश्चिमोत्तानासन, जो फॉरवर्ड बेंड एक्सरसाइजेज हैं, ये करने से हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा-सा नीचे गिर आता है। और वहीं बात करें डायबिटीज़ की, तो डायबिटीज़ में भी तो बहुत ज़्यादा वो खान-पान के लिए बोलते हैं, तो लेकिन क्या योगा से भी करके कुछ जैसे अभी सुनने में आ रहा था और कुछ एक बता रहे थे कि साहब आप पैर नंगे पैर अगर आप मट्टी के ऊपर चलो तब भी कोई डायबिटीज़ पे फ़ायदा होता है, ब्लड प्रेशर पे फ़ायदा होता है। या आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, इन सारी चीज़ों में लोगों को बेनिफिट्स तो मिले हैं, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि इसमें अभी भी बहुत रिसर्च और शोध की ज़रूरत है जी। कि आप इस तरह की स्टडीज़ कंडक्ट करिए, ताकि आप योग को एक एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट की तरह लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकें। वैसे आप क्या सजेस्ट करेंगे कि डायबिटीज़ अगर है तो कौन से? देखिए, डायबिटीज़ है का मतलब है आपका इंसुलिन का रेगुलेशन, या तो इंसुलिन आपका ठीक से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, जी, जी। या आपका इंसुलिन का रेगुलेशन ठीक से हो नहीं पा रहा है। तो मैंने जो देखा है वो उसमें खान-पान में ज़्यादा फ़ायदा होता है। और वैसे आप जो पैनक्रियाज़ को एक्टिवेट करने के जो एक्सरसाइजेज़ हैं, जी, जी। तो अगर आप ये पोस्चर्स को करें जिससे कि आपके पैनक्रियाज़, आपके इंटरनल ऑर्गन्स थोड़े मसाज हों, तो उससे थोड़ा आपका पैनक्रिया इम्प्रूव होने से आपका डायबिटीज़ मैनेजमेंट में भी फ़ायदा हो सकता है। बट सबसे ज़्यादा फ़ायदा मैंने ऑब्ज़र्व किया है, और इस पे भी रिसर्च चल रही है, वो है हमारे यहाँ जो हमारे भारतीय संस्कृति में जो फास्टिंग की एक परंपरा रही है। तो फास्टिंग करने से हम अपने पूरे पाचन तंत्र को एक लंबा विश्राम दे देते हैं, जिसकी वजह से डायबिटीज़ मैंने देखा है कई लोगों की काफ़ी इम्प्रूव हुई। इनफैक्ट मैं तो एक ऐसा केस जानता हूँ, जो मेरा दोस्त ही है, जिसको 36 साल की उम्र में डायबिटीज़ हो गई और वो रेगुलर मेडिसिन पे था। अभी पिछले साल उसने केवल अपने खाने को 1 मील पे ले आया है, वो दिन में 1 मील लेता है, और आप विश्वास नहीं करेंगे उसकी दवाई बंद हो गई। मतलब 20 साल बाद दवाई लेने की वो स्टेज पे आया तो है। उसमें कुछ एक्सरसाइज भी थी, योगा भी थी, योगा जो में आप देखिए बता रहे हैं जिस एक्सरसाइज तरह तो से? आपको रेगुलर करना ही चाहिए। आपकी जैसे स्लीप है, आपकी रेस्ट है, आपका एक्सरसाइज है, आपका खान-पान है, आपका सनलाइट से कैसा एक्सपोज़र है, इस आपकी हवा जो आप ले कर रहे हो वो शुद्ध है कि नहीं, ये सारी चीज़ों का तो असर पड़ता ही पड़ता है, और ये हमारे लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल वो
एनवायरनमेंट हमको देते हैं जिससे हम कोई भी इलनेस को और कोई भी बीमारी को अच्छे से टैकल कर सकते हैं। बट ये डायबिटीज़ के लिए मैं बोलूँगा कि एक रेगुलर वॉक करना, जो कि आपका ब्लड शुगर उससे प्रॉपरली मैनेज रहता है। एक और है सर, जब खान-पान बहुत गड़बड़ हो जाता है, कुछ लोग अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो एक यूरिक एसिड की भी ड्यू कोर्स में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। डॉक्टर तो मेडिसिन दे ही देते हैं और साथ में कुछ लिख भी देते हैं, एक्सरसाइज करो, टमी कम करो, ये करो। तो एक तो ये पेट जो मुझे लग रहा है झगड़े की जड़ है। तो पेट की कौन-कौन सी एक्सरसाइज है जिससे कि ये डायबिटीज़ और इन दोनों में एक मल्टीपल जो बीमारियाँ हैं उसमें काम में आ सकें? देखिए, पेट जो बढ़ा हुआ होता है और खासकर हम देखते हैं उम्र के बाद पेट बढ़ना, उसका मतलब है कि पेट के ऊपर आपका फैट जमा होता जा जमा रहा हो रहा है। है। और पेट के ऊपर फैट जमा हो रहा है तो आप ये भी मान लीजिए कि आपके लिवर के ऊपर भी फैट जमा हो रहा है और एक ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो रही है जिसे हम फैटी लिवर बोलते हैं। तो इसको तो मैनेज करने का सबसे बड़ा तरीका जो है वो केवल फास्टिंग से ही है। जब आप अपने शरीर को इतना फास्ट कर लें कि आपका शरीर के अंदर जो मेन फ्यूल है वो शुगर है। कंज्यूम होने हाँ, लगे। अगर वो शुगर एक बार पूरा कंज्यूम हो गया तो फिर शरीर के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, फिर उसको फैट ही कंज्यूम करना पड़ेगा। और अगर आप नोटिस करें कि आप अगर वो भूख का समय निकाल दें थोड़ा, तो वो भूख लगना बंद हो जाती है। तो वो भूख लगना बंद इसलिए हो जाती है कि आपके शरीर ने अपना फ्यूल शुगर की जगह अपने सेट कर लिया, फैट पे आ गई है, अपने आप को सेट कर अपने लिया। आप सेट कर लिया। जी, जी। तो वो फैट बर्निंग पे आ जाती है। तो आपको बेसिकली जो मतलब आपको करना है काम, वो आपको एक कैलोरी का डेफिसिट क्रिएट करना है। आप खाने से भी कर सकते हैं या आप इतनी एक्सरसाइज करें कि वो कैलोरी ज़्यादा बर्न हो जाए। सर, आम जन की अगर बात की जाए तो कैलोरी बर्न करने के लिए ब्रिस्क वॉक कर लो या दौड़ लो, भाग लो या कुछ तेज रन कर लो, साइकिलिंग कर लो, इसी से सब लोग समझते हैं। लेकिन अगर हम आपके पास बैठे हों तो आप हमें क्या सजेस्ट करेंगे कि किस तरह की एक्सरसाइज करें पेट के लिए, जिसमें कैलोरी भी बर्न हो? देखिए, सबसे फास्ट कैलोरी बर्न करने का तरीका है सूर्य नमस्कार। जी। तो सूर्य नमस्कार जो होता है उसमें आपकी एक साइकिल में करीब 12 कैलोरी बर्न जी। हो जाती है। तो अगर आप जैसे मान लीजिए 100 सूर्य नमस्कार करते हैं, जो मैं एडवाइस नहीं करूँगा बिना प्रैक्टिस किए हुए, जी, जी। तो आप नोटिस करेंगे कि आप 100 सूर्य नमस्कार करते हैं तो लगभग आपका 1200 कैलोरी। 100 ग्राम से 200 ग्राम वज़न आपका वो 1 घंटे में ही कम हो जाएगा। हाँ। लेकिन उसके आप फिर भी आप अगर धीरे-धीरे अपने सूर्य नमस्कार को बढ़ाते जाएँगे तो आपकी कैलोरी बर्न अच्छी होंगी, फास्ट होंगी। उसके अलावा आपको फिर टमी का वो करने के लिए आपको स्पेसिफिक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एक तो नौकासन है, जिससे कि आपकी कोर की मसल सारी एंगेज हो जाती हैं। प्लैंक है, प्लैंक एक्सरसाइज से भी आपकी जो स्टमक की जो स्पेसिफिक मसल्स हैं वहाँ पे काम होता है। उसके अलावा पूर्वोत्तानासन है, जो वो भी आपकी कोर मसल्स पे काम करता है। तो सर, आपने सूर्य नमस्कार की बात बताई, अब आप कुछ और आसन बताइए जिससे कि लोग उसका लाभ ले सकें। हाँ। इसके अलावा फिर दूसरा आसन मैं रिकमेंड करूँगा वो है प्लैंक। प्लैंक में आपका जो लोअर एब्डोमिनल मसल्स हैं वही एंगेज होती हैं। तीसरा आसन में जो आपको रिकमेंड करूँगा वो है ताड़ासन, जिसमें कि आप अपने दोनों हाथ उठा के ऊपर करते हैं और जिससे कि आपकी रेक्टस एब्डोमिनस जो मसल्स आपके पेट की हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। तो ऐसी मसल्स जो आपके पेट की मसल्स को इन्वॉल्व करें, ऐसी एक्सरसाइजेज और ऐसे आसन मैं रिकमेंड करूँगा। जो ये 3 मैंने आपको बताए, ये 3 आसन सूर्य नमस्कार के साथ ये बहुत उपयोगी होंगे अपने पेट में से वज़न कम करने के लिए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका, और आपने बड़ी अच्छी बातें बताई और पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शक इसको सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे और कल से अपने नित्य कार्यक्रम में इसको सम्मिलित भी करेंगे। धन्यवाद तरुण जी। बिल्कुल मैं चाहूँगा कि योग को लोग अपनी लाइफ में थोड़ा स्थान ज़रूर दें, क्योंकि स्वास्थ्य ही मेरे को लगता है हमारी सबसे बड़ी पूँजी है। जी। और शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और फिर उसके बाद आध्यात्मिक स्वास्थ्य, मतलब हमको अपनी लाइफ से कैसे डील करना है। जी। मुझे लगता है अगर धीरे-धीरे हम योग को अपनी लाइफ में सम्मिलित करेंगे, तो हम एक अच्छा जीवन जीने के लिए रेडी होंगे। तो पूरी उम्मीद है कि आज आपने ये कार्यक्रम देखा होगा और इससे बहुत कुछ सीखा होगा और एक उस सीखने के लिए एक नया मोटिवेशन मिला होगा। मेरी सबसे गुजारिश है कि स्वस्थ रहें, सुखी रहें, योग करें और खुश रहें। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।